लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फंक्शन को डिफाइन कर चुके। फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो अपने डोमेन में से इनपुट्स लेता है और हर इनपुट के अगेंस्ट में एक यूनिक आउटपुट असाइन करता है। इस सिस्टम को हम फंक्शन कहते हैं। आज हम देखते हैं कि फंक्शन के लिमिट का क्या मतलब है। फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का आउटपुट जो है वो किसी मखसूस इनपुट पे हम मालूम करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान काम है। फॉर एग्जांपल पॉइंट 2 के ऊपर हम किसी फंक्शन का आउटपुट मालूम करना चाहें। हमारे पास एक फंक्शन है f(x = x² - x + 1). इस फंक्शन का आउटपुट पॉइंट 2 पर अगर हमें चाहिए तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये फंक्शन हमें आउटपुट देगा जो कि 3 है। ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहें कि किसी मखसूस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट्स पे फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो ये मालूम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियल नंबर्स चूंकि खुद एक अनकाउंटेबल सेट है और उस सेट के हर पॉइंट के नेबरिंग जो पॉइंट्स हैं उनको एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल काम है। क्योंकि नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब उसका सक्सेसर, उसका प्रीडिसेसर, उससे अगला नंबर, उससे पिछला नंबर, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अनकाउंटेबल सेट्स में। तो इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट के थ्रू। यानी लिमिट जो है वो किसी हद तक इस सिचुएशन को ओवरकम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f(x) जो कि हमने लिया हुआ है x² - x + 1, और इसका लिमिट किसी पॉइंट पे मालूम करने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट्स पे फंक्शन का क्या बिहेवियर है, यानी फंक्शन के आउटपुट्स का क्या बिहेवियर है, यानी वो किस तरह फंक्शन बिहेव करता है, उसके जो आउटपुट्स का बिहेवियर क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है। तो इस चीज को कैलकुलेट करना असल में लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहलाता है। लेकिन जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि फंक्शन का लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मखसूस पॉइंट के ऊपर, यानी एक मखसूस पॉइंट होगा, उसके नेबरिंग पॉइंट्स पे हमें फंक्शन का बिहेवियर चाहिए होगा, तो इसी चीज को हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। अब चूंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्क्राइब्ड हो सकती है, वो अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकती है, वो ग्राफिकल फॉर्म में हो सकती है, या वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है। तो उसके लिमिट्स भी जो है वो तीनों फॉर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन है उसका लिमिट हम पहले कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली, यानी न्यूमेरिकली हम इस फंक्शन का लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2, यानी पॉइंट 2 पे हम इस फंक्शन का लिमिट मालूम करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट 2 पे लिमिट कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल मेथड ये है कि 2 के लेफ्ट पे या 2 के राइट पे आप एक फिक्स पॉइंट ले लें और उस फिक्स पॉइंट से फिर आप ग्रेजुअली इनपुट्स की वैल्यूज को उस पॉइंट 2 के करीब करते जाएं। फिर आप ऑब्जर्व करें कि उसके जो आउटपुट्स हैं उनकी टेंडेंसी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होती है या नहीं होती। अगर तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ उसके आउटपुट्स की टेंडेंसी होगी, फंक्शन का लिमिट वही मखसूस पॉइंट होगा। तो इस केस में हमारे पास देखें x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो फंक्शन का आउटपुट 1 है, क्योंकि फंक्शन में जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर - 1 + 1 जो कि 1 के बराबर है। जब x की वैल्यू 1.5 रखें तो आउटपुट है 1.75। 1.5 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1.5 होल स्क्वायर - 1.5 + 1 जो कि 1.75। फिर आप x की वैल्यू रखें 1.9, 1.95, 1.99 करते करते 1.999, यानी हमने ये करना है कि जो इनपुट से यानी x की वैल्यूज उनको ग्रेजुअली 2 के करीब लेके जाना है। तो फिर हम इजीली जो है उनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वैल्यूज कैलकुलेटेड वैल्यूज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो हम सिर्फ ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उनकी टेंडेंसी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ है या नहीं है। तो इनिशियल हमारा आउटपुट था 1, फिर 1.75, फिर 2.71, फिर 2.85, और फिर 2.97, फिर 2.98, फिर 2.99। तो यहाँ पे देखें सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज 2 के करीब होती जा रही हैं, फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर नंबर के करीब होते जा रहे हैं, और वो पर्टिकुलर नंबर है 3। और ये किसी भी साइड से देख लें, यानी जो फिक्स पॉइंट है हमारा वो चाहे हम लेफ्ट पे फिक्स करें या राइट पे फिक्स करें, दोनों सिचुएशंस में फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं उनकी टेंडेंसी जो है वो किसी एक पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। तो राइट साइड से देखते हैं यानी 2 से ग्रेटर हम एक फिक्स पॉइंट रखते हैं 3, और वहां से इनपुट यानी x की वैल्यूज को ग्रेजुअली हम 2 के करीब करते जाते हैं।
तो पहले 3 था, फिर 2.5, फिर 2.1, फिर 2.05। ये देखें, ये ऐसे नंबर्स हैं जो बिल्कुल ग्रेजुअली 2 के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये नंबर्स 2 के करीब होते जा रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में जो आउटपुट्स हैं जो कि हमें इस फंक्शन से मिलेंगी वो ये हैं। इनिशियल हमारे पास इनपुट था 3 का स्क्वायर माइनस 3, जो कि हमारे पास होगा 3 का, तो ये आपके पास होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, तो ये इनिशियल आउटपुट 7 है। फिर 2.5 पे ये आउटपुट है, 2.1 पे ये आउटपुट। इन तमाम आउटपुट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से भी सेम हमारी कंक्लूजन होती है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज 2 के करीब होती जा रही हैं, तो फंक्शन का जो आउटपुट्स हैं उनकी टेंडेंसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ है, और वो नंबर है 3। यानी देखिए, शुरू में 7, फिर 4.75, फिर 3.1, फिर 3.03, फिर 3.01, फिर 3.00। इसका मतलब यह है कि ये ग्रेजुअली इसके आउटपुट जो है वो 3 के करीब होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट 0.2 के ऊपर 3 है। यानी जब इनपुट की वैल्यूज 2 तक अप्रोच करें लेफ्ट से या राइट से, दोनों सिचुएशंस में फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं उनकी टेंडेंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट 3 की तरफ है। इसी चीज को हम लिखते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन 8.2 इज 3। अब अगर फंक्शन जो है वो उसकी ग्राफिकल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यानी उसके लिमिट इवेल्युएशन की बात करें ग्राफिकली, तो पहले फंक्शन हमने वही लिया हुआ है, उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि एक ब्लू एक कर्व है, उसका वो कर्व जो है वो इस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 0.2 के ऊपर हम इसके लिमिट में इंटरेस्टेड हैं, तो 0.2 जो कि एक ब्लैक डॉट है और उसके अगेंस्ट में फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। लेकिन हमें 0.2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि 0.2 के ऊपर फंक्शन का लिमिट चाहिए, यानी इसके नेबरिंग जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर फंक्शन का क्या बिहेवियर है ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए पहले हमने 2 के लेफ्ट पे एक हमने फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, और वहां से फिर हम ग्रेजुअली मूव करेंगे 2 की तरफ। फिर हम फंक्शन के आउटपुट्स यानी फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर देखेंगे। तो जैसे जैसे, चूंकि यहाँ पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसके आउटपुट्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसके आउटपुट्स हैं, वो इसके आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखें हम ऑन एक्स एक्सिस, जैसे एक्स से हम 2 की तरफ मूव करेंगे, इसका जो ग्राफ बन रहा है, जिसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल रेज कर रहा है ऊपर की तरफ, और वो जा रहा है y की वैल्यू 3 की तरफ। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से 2 के करीब होते जा रहे हैं तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली वो y की वैल्यू 3 के करीब होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर यही सिचुएशन हम राइट साइड से चेक करेंगे कि राइट साइड पे हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे, और उस पॉइंट से जब हम 2 की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि पॉइंट x के ऊपर फंक्शन का ये आउटपुट था। लेकिन जैसे जैसे हम यहां से फिर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, फंक्शन का जो ग्राफ है वो फॉल कर रहा है, फॉल करते करते ये इसकी टेंडेंसी जा रही है 3 की तरफ। तो किसी भी साइड से 2 की तरफ, चाहे हम लेफ्ट से जाएं या 2 की तरफ राइट से जाएं, फंक्शन का ग्राफ दोनों सिचुएशंस में फंक्शन के ग्राफ की जो टेंडेंसी है वो 3 की तरफ है। तो यहां से भी यह बात बिल्कुल साबित हो रही है कि इस फंक्शन का जो लिमिट है 0.2 के ऊपर वो 3 है। तो फंक्शन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है या जो नोटेशन हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए, कि जब x अप्रोच करे किसी मखसूस पॉइंट a तक और उस फंक्शन का जो लिमिट है, देन द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f of x इज l। लिमिट ऑफ ए फंक्शन l होने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू a तक अप्रोच करे लेफ्ट से या राइट से, दोनों सूरतों में फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो भी एक मखसूस पॉइंट, एक मखसूस रियल नंबर l की तरफ अप्रोच करना चाहिए, यानी उसके आउटपुट्स को भी एक मखसूस नंबर l की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तब हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ f of x exists at x equal to a and this limit is l। या और इसको हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं, लिमिट x tends to a f of x equal to l। और इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन f of x का लिमिट जब x a तक अप्रोच कर रहा हो उस वक्त उसका जो लिमिट है वो l के बराबर है। लिमिट l के बराबर होने का मतलब ये है कि जब इनपुट जो है वो किसी मखसूस पॉइंट a तक अप्रोच कर रहा हो, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं
वो जिस रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वो रियल नंबर L है, यानी लिमिट का यही मतलब है। अब जैसे हमने लिमिट के डेफिनेशन में ये बात की है कि जब x की वैल्यू a तक अप्रोच करे, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो दोनों सिचुएशंस में फंक्शन के आउटपुट्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए। यानी फंक्शन के जो आउटपुट्स की टेंडेंसी है वो किसी एक सिंगल नंबर की तरफ होनी चाहिए। तो ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन का जनरल लिमिट या फंक्शन का टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी को कहते हैं हम टू साइडेड लिमिट। यानी जब हम x को जो है मूव करें लेफ्ट से a की तरफ या राइट से a की तरफ, तो फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं उनकी टेंडेंसी जो है वो किसी सिंगल नंबर की तरफ हो, तो वो हमारे लिए टू साइडेड लिमिट कहलाता है। लेकिन सिचुएशन इसके बरक्स भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम x की वैल्यू को a की तरफ मूव करें लेफ्ट से, तो फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो किसी और नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, और जब हम x को अप्रोच करें a तक फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो किसी दूसरे नंबर की तरफ टेंड कर रहे होते हैं, यानी उनकी टेंडेंसी किसी दूसरे नंबर की तरफ होती है। तो ये सिचुएशन भी बाज़ औक़ात हमारे लिए फ्रूटफुल होती है कि फंक्शन का बिहेवियर हम चेक करें किसी एक साइड से, बेशक दूसरा साइड से जो है फंक्शन का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन अगर हम दोनों सिचुएशंस में अगर फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है और अगर हम दोनों कैलकुलेट करना चाहें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन का लिमिट होगा वो कहलाएगा वन साइडेड लिमिट। यानी या तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा या तो वो राइट हैंड लिमिट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तब होगा जब x की वैल्यू अप्रोच कर रही हो a तक फ्रॉम लेफ्ट, और राइट हैंड लिमिट तब कहलाएगा जब x की वैल्यू अप्रोच कर रही हो a तक फ्रॉम राइट। तो चूंकि सिचुएशंस दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए उनके लिए नोटेशन भी हम डिफरेंट यूज करते हैं। तो जब हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a बार, इसका मतलब होता है कि x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, और जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a और उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम प्लस लिख दें, तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट। तो ये जो लिमिट होगा जिसमें x टेंड्स टू a, जिसके ऊपर बार हो, यानी x a तक लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हो, तो इसके अगेंस्ट में जो फंक्शन का लिमिट होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। और इस केस में कि जब x a तक राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो, जो फंक्शन का लिमिट होगा यानी फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो हमारे लिए राइट हैंड लिमिट होगा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, तो उसके जनरल लिमिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जांपल हम किसी फंक्शन का पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। अगर दोनों के लिमिट्स अगर सेम हैं, यानी जब x अप्रोच कर रहा हो a तक राइट से या x अप्रोच कर रहा हो a तक लेफ्ट से, दोनों सिचुएशंस में फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो किसी सिंगल रियल नंबर L की तरफ अप्रोच करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि फंक्शन का टू साइडेड या फंक्शन का जनरल लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वो लिमिट भी इसी L के ही बराबर होगा। फिर बात करते हैं हम लिमिट्स की इवेल्युएशन की कि हम किसी फंक्शन के लिमिट्स को इवेल्युएट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो दो मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूमेरिकली हम किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले हमने उसके ऊपर बात की। फिर हमने ग्राफिकली किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना हमने उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो अलजेब्राइक फॉर्म में है, तो उसका लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू सम प्रॉपर्टीज। यानी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके जरिए हम उसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि ज्यादातर हम फंक्शन, चूंकि हमारे पास जब हम एनालिसिस कर रहे हैं फंक्शंस की, तो उस सिचुएशन में ये ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होता है कि हम प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो फंक्शन के लिमिट्स कैलकुलेट करें। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं लिमिट्स की। उनमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है, तो उसका लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट ही होगा। क्योंकि एक फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसके इनपुट को हम जितना भी चेंज करें उसके आउटपुट में कभी चेंज नहीं होना है। तो उसका इनपुट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तब भी उसका आउटपुट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। उसकी टेंडेंसी तो
यहाँ पे उसका सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि उसका आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट का लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसका कोई रियल, उसका कोई पावर है, यानी उसका कोई भी रियल पावर है, तो रियल एक्सपोनेंट है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम पहले फंक्शन का एक्सपोनेंट पहले हम कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल पावर 2 है, इसका स्क्वायर है, क्यूब है, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, जो भी है, तो पहले हम उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें, फिर लिमिट कैलकुलेट करें, या पहले उस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करें, फिर उसका एक्सपोनेंट बाद में कैलकुलेट करें। तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो फंक्शंस अगर वो ऐड हो रही हो आपस में, तो उनके सम का लिमिट जो है वो उनके लिमिट्स के सम के बराबर होगा, और उनके डिफरेंस का लिमिट उनके लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी पहले हम फंक्शंस को ऐड करें, लिमिट बाद में मालूम करें, या पहले फंक्शन के इंडिविजुअल लिमिट्स मालूम करें, ऐड बाद में कर लें। और सेम सिचुएशन फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। एक और प्रॉपर्टी है, और वो है प्रोडक्ट के लिए, कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स हम पहले मालूम करें और लिमिट बाद में कैलकुलेट करें, या इंडिविजुअल लिमिट्स पहले मालूम करें और प्रोडक्ट बाद में मालूम कर लें, तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। वही सिचुएशन जो है वो उनके क्वोशंट के लिए भी है, कि अगर दो फंक्शन जो है वो क्वोशंट की फॉर्म में है, तो दोनों के क्वोशंट्स का जो लिमिट होगा वो उनके लिमिट्स के क्वोशंट के बराबर होगा, उस शर्त पे कि डिनोमिनेटर का लिमिट नॉन जीरो हो। और लास्ट एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन जो है उसके साथ कोई कांस्टेंट जो है वो मल्टीपल में है, तो फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल का जो लिमिट है वो फंक्शन के लिमिट के कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करें, लिमिट बाद में कैलकुलेट करें, या लिमिट पहले अप्लाई करें और कांस्टेंट बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी लिमिट में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी दोनों का सेम लिमिट होगा। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्पेशली ऐसे फंक्शंस के लिए कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी जो रैशनल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दो फंक्शंस ऐसे हों जो फ्रैक्शन में हो, एक न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन हो। तो ये थ्योरम है एक इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है लिमिट्स कैलकुलेट करने के हवाले से। और ये थ्योरम कहती है कि इफ फंक्शन f of x is equal to g of x over h of x, यानी बहुत सिंपल है, एक फंक्शन है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, उसका न्यूमरेटर एक फंक्शन है g of x, डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन है h of x, और फिर यह है कि किसी मखसूस पॉइंट a के ऊपर उसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो है, देन लिमिट ऑफ f of x at x equal to a exist and limit x tends to a f of x equal to f of a। यानी अगर हमारे पास एक फ्रैक्शनल फंक्शन है और उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी उसके डिनोमिनेटर का जो आउटपुट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर जीरो नहीं है, तो फिर ऐसे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा, और उस फंक्शन का जो लिमिट होगा उस पॉइंट ए के ऊपर, वो उस फंक्शन के आउटपुट के बराबर होगा जो पॉइंट ए पे होगा। यानी अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी पॉइंट ए पे जीरो ना हो, तो उस फंक्शन का जो आउटपुट होगा और उस फंक्शन का जो लिमिट होगा उस पॉइंट के ऊपर, वो दोनों आपस में सेम होंगे। यानी बजाय इसके कि आप फंक्शन के लिमिट के बारे में सोचें, आप डायरेक्ट उस फंक्शन का आउटपुट मालूम करें पॉइंट ए के ऊपर, जो उसका आउटपुट होगा पॉइंट ए पे वही उस फंक्शन का लिमिट भी होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, वो ये कहती है कि इफ h of a is equal to 0, यानी उसी रैशनल फंक्शन में, यानी उसी फ्रैक्शनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका आउटपुट कहीं पे जीरो है, किसी पॉइंट ए पे जीरो है, लेकिन न्यूमरेटर का आउटपुट उसी पॉइंट पे जीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल वो मखसूस पॉइंट हमने ए रखा हुआ है शुरू से, तो अगर ए के ऊपर h की वैल्यू जीरो है लेकिन g की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी डिनोमिनेटर तो उस पॉइंट पे जीरो है लेकिन न्यूमरेटर उस पॉइंट पे जीरो ना हो, तो फिर वहां तो ऐसे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर वहां पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि थ्योरम हमें बता रही है कि वहां पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी वहां पे कोई ऐसा बिहेवियर जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
एक और थ्योरम है, इसका आखिरी पार्ट है कि इफ एच ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी किसी मखसूस पॉइंट के ऊपर, किसी मखसूस पॉइंट ए के ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू भी 0 हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 0 हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस फंक्शन का लिमिट जो है उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना होगा कि उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 है तो जरूर इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। डेफिनेटली अगर x के ऊपर 0 है तो x माइनस a एक फैक्टर हो सकता है। अगर ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हों, तो x माइनस a ऐसा फैक्टर हो सकता है। उस फैक्टर को अगर हम आइडेंटिफाई करें और रिमूव करें तो हो सकता है इसका लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है कि वो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मींस कि हमें फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना होगा। कुछ अल्टरनेट हमारे पास वेज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, हमें उनका सहारा लेके लिमिट को जो है वो टेस्ट करना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, लेट r ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ओवर x प्लस 3, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 r ऑफ x। यानी ये एक फंक्शन है, एक रैशनल फंक्शन है, इसका लिमिट हमने कैलकुलेट करना है पॉइंट माइनस 3 के ऊपर। तो वही थ्योरम जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये लिखा गया कि अगर किसी मखसूस पॉइंट के ऊपर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो है तो फिर जो है इसका लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू जो है वो किसी मखसूस पॉइंट पे 0 हो तो उसका लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहां देखें कि x की वैल्यू -3 के ऊपर इसका डिनोमिनेटर भी 0 है और इसका न्यूमरेटर भी 0 है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दोनों 0 होने का मतलब ये है कि दोनों में कोई कॉमन 0 मौजूद है। यानी अगर ये रैशनल फॉर्म है तो ये x प्लस 3 दोनों का कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो वो कॉमन फैक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे, करके बाद उसको हम रिमूव करेंगे तो वहां से इस फंक्शन का लिमिट हमें मिल सकता है। तो न्यूमरेटर को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके आसानी से फैक्टर्स बन सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 4 और डिवाइड बाई x प्लस 3, तो x प्लस 3 कैंसिल और ये x माइनस 4। तो अब हम इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू 3 तक अप्रोच करे तो ये फंक्शन जिसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है x माइनस 4, तो ये लिमिट डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं x माइनस 4 के ऊपर। और ये x माइनस 4 चूंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है जो कि 0 नहीं हो सकता, तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है -3, -4 और वो है -7।